तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए माई हीरो एकेडमिया के सीजन 7 का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हिमियोका टोगा से, जो कि अपने पुराने फैमिली होम को विजिट करने आई थी, जिसमें अब कोई भी नहीं रहता। इस घर की दीवारों पर टैगा और उसके परिवार के लिए गालियां लिखी हुई थी। टैगा को पुरानी बातें याद आने लगती है, जब उसकी फैमिली और बाकी लोग उसे कोसा करते थे। टैगा की क्वर्क की वजह से उसे खून पीने की लत लग गई थी। टैगा की फैमिली उसे समझाती है कि वो खुद पर कंट्रोल रखे, क्योंकि समाज टैगा को इस तरह नहीं अपना सकता। लेकिन फिर भी टैगा किसी का भी खून पी जाया करती थी और लोग उसे डीमन बुलाने लगे थे। टोगा अपने पुराने बेडरूम में जाती है और याद करती है कि कैसे वो सोते समय एक बर्ड बनने के सपने देखा करती थी। वो बर्ड की तरह नाचना चाहती थी। टैगा किसी के का नाम भी लेती है। खैर, सपने में रेड स्पैरो टैगा के ऊपर नाचती है और फिर चोंच मार के उसके पेट के अंदर घुस जाती है और अंदर नाचने लगती है। टैगा को इससे काफी खुशी मिलती थी। ये सपना देखते हुए टैगा अपने ही हाथ को काटने लगती है। प्रेजेंट में टैगा कहती है कि लोगों ने उसका सारा सामान भी यहाँ से फेंक दिया है। इसके बाद टैगा घर से बाहर आ जाती है, जहाँ डाबी बैठा हुआ था। वो टैगा से कहता है कि उसे लगा नहीं था कि उसकी जैसी सनकी का भी दिल हो सकता है। जिस पर टैगा कहती है कि वो तो बस अपने पुराने घर को देखने आई थी। डाबी उससे पूछता है कि क्या वो उस भ्रष्ट दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार है। जिस पर टैगा कहती है कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। डाबी कहता है कि रोए या हंसे, एक दिन सभी को मरना है, तो उन्हें हर टाइम हंसते हुए रहना चाहिए। इतना कह के वो टैगा के पुराने घर को आग लगा देता है। टैगा को ये देख अच्छा लगता है, पर वो कहती है कि कहीं उन्हें कोई देख तो नहीं लेगा। जिस पर डाबी बोलता है कि उन्हें पकड़ना हीरोज के बस की बात नहीं है और वो तो एंडेवर को जितना हो सके उतना तड़पाना चाहता है। डाबी फिर टैगा को याद दिलाता है कि उसकी ट्रांसफॉर्म क्वर्क की वजह से वो किसी भी इंसान का रूप ले सकती है, लेकिन अगर वो इंसान टैगा के दिल के करीब हो तो वो उसकी क्वर्क को भी यूज कर सकती है। अब टैगा के पास एक शीशी थी, जिसमें और किसी का नहीं बल्कि ट्वाइस का खून था। ट्वाइस की मौत के बाद डाबी ने उसका ब्लड सैंपल ले लिया था, ताकि फाइनल वॉर के दौरान टैगा ट्वाइस में ट्रांसफॉर्म होकर उसका सैंड मैक्स परेड वाला अटैक करे, जिसमें ट्वाइस ने अपने हजारों क्लोज बना दिए थे। इधर विलेंस की गुफा में स्पिनर को शिगाराकी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। थोड़ी देर में शिगाराकी शांत होकर इनकी तरफ आने लगता है। ऑल फॉर वन स्पिनर से कहता है कि चिंता की बात नहीं है, शिगाराकी का शरीर काफी अच्छे से ठीक हो रहा है। स्पिनर पूछता है कि अब भी शिगाराकी है ना। जिस पर ऑल फॉर वन कहता है कि हाँ बिल्कुल। स्केप्टिक स्पिनर को बताता है कि ज्यादातर विलेंस म्यूटेट या फिर हाइड्रोमॉर्फ्स होते हैं, जो कि अलग दिखने की वजह से समाज और हीरोज से नफरत करते हैं। स्पिनर ने लीग ऑफ विलेंस ज्वाइन कर खुद को दुनिया के सामने दिखाया था और अब वो टोमोफिक्स कहता है कि खेल पहले ही शुरू हो चुका है। सभी स्ट्रीट लेवल विलन स्पिनर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, उसे बस ट्रिगर खींचना है। इतना कहते हुए स्केप्टिक स्पिनर को एक रेडियो डिवाइस देता है। स्पिनर मन में सोचता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है और वो अब तक यहाँ सिर्फ शिगाराकी के लिए है। शिगाराकी फिर से कहता है कि वो सब कुछ तबाह कर देगा और ऑल फॉर वन बोलता है कि हर कोई किसी न किसी की नजर में हीरो बन सकता है। इधर यूएस शेल्टर के लोग मजे कर रहे थे। इनमें हम ऑल फॉर वन के भेजे हुए 2 एजेंट्स को भी देखते हैं, जो बात कर रहे थे कि यूए जानता है कि शिगाराकी जल्दी ठीक हो जाएगा और यहाँ के लोगों पर खतरा ना आए, इसलिए डेकू को वापस बाहर कर दिया जाएगा। डेकू और उसकी पूरी क्लास सर्च और रेस्क्यू में लगी हुई थी। ये लोग रात को वापस आते थे और बुरी तरह से थक जाया करते थे। ईडा सभी को जल्दी सोने के लिए बोल देता है। इन्हें आपस में ठीक से बात करने का भी समय नहीं मिल रहा था। डेकू ने भी उरानाका से अब तक कोई बात नहीं की थी और उस दिन के लिए वो उरानाका को शुक्रिया भी नहीं कह पाया था। वो उससे बात करने का सोचता है, पर तभी ऑलमाइट प्रिंसिपल नेजू और सुकोची के साथ यहाँ आ जाते हैं और इन सबको बताते हैं कि उन्होंने फाइनल वॉर के लिए फाइनल प्लान बना लिया है, जो कि वो इन सबको बताने आए हैं। अगले दिन नेजू सिविलियंस को अनाउंस करते हैं कि शिगाराकी 4 दिनों में ठीक हो जाएगा और इन लोगों की सेफ्टी के लिए डिफेंस सिस्टम चालू कर दिया जाएगा और इन्हें हमेशा अपने कमरे में ही रहना होगा। इसके बाद डेकू और उसकी पूरी क्लास यहाँ से जाने लगती है और डेकू कहता है कि यहाँ रहकर अब वो काफी ठीक हो गया है, लेकिन सिविलियंस की सेफ्टी के लिए वो अब यहाँ से जा रहे हैं।
हैं। और अब ये सुन ऑल फॉर वन का एजेंट खुश हो जाता है कि डेकू तो खुद से बाहर जा रहा है, इससे तो विलन्स का काम और भी आसान हो जाएगा और उनकी जीत पक्की है। डेकू और बाकी स्टूडेंट्स अपनी फैमिलीज को गुड बाय बोलने लगते हैं क्योंकि वो एक आखिरी जंग पर जा रहे थे। एरी और कोटा दोनों भी डेकू को गुड बाय बोलते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। 30 किलोमीटर दूर इनके लिए एक नई बिल्डिंग बनाई गई थी जहाँ पर ये कुछ दिन तक रहेंगे और प्लान डिस्कस करेंगे। ये अब इनका हॉस्टल नहीं बल्कि एक इनका किला था। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कमरों में जाकर सामान अनपैक्ड करने लगते हैं। फिर डेकू उरानाको को देखता है जो कि अकेली खड़ी थी, तो वो उससे बात करने पहुंच जाता है। डेकू अब उरानाका को उस दिन के लिए थैंक यू बोलता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों खड़ी है। उरानाका कहती है कि उसे अजीब लग रहा था जब वो यूएस स्कूल की छत पर डेकू के लिए चिल्ला रही थी, तब अचानक ही उसे टेगा की याद आ गई। लिबरेशन वॉर के दौरान उरानाका को टेगा से लड़ाई हुई थी। उरानाका ने उसे जो सही था वो बता दिया था, जो सुनकर टेगा काफी उदास हो गई थी। वैसे तो उसे माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि उसने इतनी सारी तबाही की है और लोगों को मारा है, पर वो भी एक इंसान है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए उरानाका इस तबाहे हुए शहर को देख रही थी ताकि उसे याद रहे कि टेगा की वजह से कितनी जाने गई हैं और उसे माफ करने का ख्याल कभी उसके मन में ना आए। डेकू कहता है कि वो समझ सकता है क्योंकि उसने भी शिगाराकी के अंदर एक छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा है। उनका लड़ना तो तय है, लेकिन फिर भी डेकू शिगाराकी के उस साइड को इग्नोर नहीं कर सकते। उरानाका कहती है कि फिर तो हम दोनों ही अजीब हैं। हॉस्टल के अंदर टोनोरोकी अपने दोस्तों का शुक्रिया करता है उसकी चिंता करने के लिए और कहता है कि उसके बड़े भाई डाबी को खाने में क्या पसंद है वो तो ये भी नहीं जानता। जिस पर बाकुगो कहता है कि उसे जरूर गर्मा गर्म नूडल्स पसंद होंगे, जिस पर टोनोरोकी कहता है कि फिर तो वो उसके साथ नूडल्स जरूर खाएगा। 3 दिन बीत जाते हैं। ऑल फॉर वन कहता है कि वो झूठ को आसानी से पकड़ सकता है क्योंकि उसके पास एक ऐसी क्वर्क है जो उसने बहुत सालों पहले चुराई थी। इस क्वर्क का ओरिजिनल ओनर एक लूजर था, लेकिन उसका वंशज काफी अच्छा काम कर रहा है, बल्कि उसने ऑल माइट के साथ मिलकर ऑल फॉर वन को हरा भी दिया था। दोस्तों, ये वंशज और कोई नहीं बल्कि खुद शुकोची था। खैर, ऑल फॉर वन अब युगा के पेरेंट्स को कॉल करता है। ये लोग कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। ऑल फॉर वन उनसे कुछ मांगता है जिस पर वो कहते हैं कि उनका बेटा युगा उस काम को कर देगा और अब ऑल फॉर वन युगा को फोन नंबर मांगता है जो कि उसके पेरेंट्स उसे दे देते हैं। ऑल फॉर वन उनकी बातों में कोई भी झूठ या धोखे की भावना को सेंस नहीं कर पाता और समझ जाता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं। ऑल फॉर वन कहता है कि उनकी सारी तैयारी हो गई है और अब उनकी मुलाकात कल होगी। अगले दिन युगा डेकू को कॉल करके एक जगह मिलने बुलाता है। डेकू पूछता है कि उसे तो जेल में होना चाहिए था, जिस पर युगा बताता है कि उसके पेरेंट्स के लॉयर ने उसे बाहर निकलवा लिया। युगा बोलता है कि कितनी अजीब बात है कि ऐसे हालातों में भी कोर्ट सिस्टम अब भी काम कर रहा है। इसके बाद युगा डेकू को ऑल फॉर वन का असली मकसद बताने लगता है कि अब जापान के साथ साथ उसकी करेंसी और शेयर मार्केट भी गिर जाएगा, जिससे सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। बाकी देशों के विलेंस भी अटैक शुरू कर देंगे और दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन जैसे हालात हो जाएंगे। चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। ये सुन डेकू डरने लगता है। युगा आगे कहता है कि बाकी देश जापान से सारे संबंध खत्म कर लेंगे, शायद लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। तब सोचो अगर किसी के पास पानी जनरेट करने की क्वर्क हो, ऐसी दुनिया जिसे सिर्फ एक इंसान ही कंट्रोल कर पाएगा। ऑल फॉर वन जो कि इस नई दुनिया का डीमन लॉर्ड बनेगा। डेकू कहता है कि जब तक हम लोग खड़े हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। युगा अब रोते हुए डेकू से माफी मांगता है और कहता है कि उसने ये सब अपने पेरेंट्स की सुरक्षा के लिए किया है और तभी युगा के पीछे ऑल फॉर वन प्रकट हो जाता है। वो युगा की तारीफ करता है डेकू को अकेले में बुलाने के लिए और कहता है कि अपने दोस्तों को ऐसा धोखा देना काफी डरावना होगा ना। तुमने मेरा मकसद भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डेकू युगा पर चिल्लाता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था। युगा रोते हुए कहता है कि मैं इस दुख को और बर्दाश्त नहीं कर सकता और इतना कहते हुए युगा पलटकर ऑल फॉर वन पर अपनी लेजर मार देता है। ऑल फॉर वन को इससे ज्यादा चोट नहीं आती, पर युगा डेकू के पीछे जाकर छुप जाता है। दोस्तों, असल में ये दोनों नाटक कर रहे थे ताकि ऑल फॉर वन को बाहर निकाला जा सके। डेकू युगा से कहता है कि उसकी एक्टिंग देखकर तो उसे सच में लगा था कि युगा गद्दार है। युगा कहता है कि उसने अपनी आंखों के साथ साथ कुछ और भी गीला कर दिया है। युगा अब चिल्लाकर कहता है कि अपने पेरेंट्स और बाकी सबके लिए वो ऑल फॉर वन से जरूर लड़ेगा। वही ऑल फॉर वन कंफ्यूज हो जाता है कि इन लोगों
ने उसे पागल कैसे बना दिया और उसने इनका झूठ पकड़ा कैसे नहीं। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही एक ट्रैप है लेकिन डेकू उसके सामने है और अपने सर्च क्वर्क से ऑल फॉर वन ने पहले ही देख लिया था कि इस इलाके में और कोई भी हीरोज मौजूद नहीं है और उनके आने पर बहुत टाइम लगेगा। तब तक डेकू का गेम खत्म हो चुका होगा। ऑल फॉर वन फिर अपनी टेलीपोर्ट वाली क्वर्क का यूज करके शिगाराकी, लीग ऑफ विलन्स, लिबरेशन फ्रंट, सेमी सुपर नोमोज और कुछ भागे हुए मुजरिमों को भी यहाँ पर बुला लेता है। ऑल फॉर वन की पूरी सेना यहाँ आ चुकी थी, लेकिन तभी युगा के पीछे कुरोगिरी वाला गेट खुलता है, जो देख ऑल फॉर वन हैरान हो जाता है कि इन्होंने कुरोगिरी को कैसे काबू किया। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये गेट कुरोगिरी ने नहीं बल्कि मोनोमा ने खोला था, जिसकी क्वर्क कॉपी है। खैर मोनोमा बाकी सब हीरोज को यहाँ पर टेलीपोर्ट करके ले आता है। युगा कहता है कि ऑल फॉर वन सिर्फ एक चीज से डरता है कि दुनिया को ये ना पता चल जाए कि जापान अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें देखकर बाकी देश भी इंस्पायर होंगे और वो आज ही का दिन है जब हम सब मिलके तुम्हारा अंत करेंगे। और यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।